हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एट ईज। बच्चों, अगले कुछ दिनों में तुम सभी के नीट 2026 के एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होने वाले हैं। और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि अगर तुम नीट 2026 से रिलेटेड न्यूज़ रेगुलरली अगर चेक कर रहे हो तो तुम देख रहे होंगे पिछले 48 घंटों से आर्टिकल्स पब्लिश होने शुरू हो गए हैं कि नीट 2026 एप्लीकेशन फॉर्म टू बी रिलीज्ड सून। और अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो नीट 2025 का एप्लीकेशन फॉर्म भी 7 फरवरी को रिलीज हो गया था। यानी कि आप एक्सपेक्ट करिए कि अगले 10 दिन के अंदर अंदर आप लोगों के सामने आपके नीट 2026 का एप्लीकेशन फॉर्म होगा। नीट 2026 क्रैक करने की पहली सीढ़ी अगले 10 दिन में तुम लोग चढ़ रहे होगे मेरे बच्चों। तो इस पहली सीढ़ी को तुम लोग बहुत स्मूथली चढ़ो। फॉर्म फिलिंग के दौरान पैनिक ना हो जाओ कि ये डॉक्यूमेंट्स तो मेरे पास है ही नहीं। इसके लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि फॉर्म फिलिंग से पहले तुम्हें क्या तैयारी करके रखनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तुम्हें रेडी रखने हैं, और उसके बारे में ही आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। जिससे पहले हम लोग डॉक्यूमेंट्स की बात करें बच्चों, कुछ चीज़ें हैं जो कि डॉक्यूमेंट्स के अलावा आप लोगों को प्रिपेयर करके रखनी है, जिसमें सबसे पहले आता है वैलिड फ़ोन नंबर। वैलिड फ़ोन नंबर से मेरे कहने का मतलब है कि एक ऐसा फ़ोन नंबर जहाँ पर इनकमिंग आउटगोइंग चल रही हो। ऐसा नहीं कि एनटीए तुम्हें कॉल करने की ट्राई कर रहा है या फिर तुम्हें मैसेज भेजने की ट्राई कर रहा है तो मैसेज ही सेंड नहीं हो पा रहे हैं या फिर इनकमिंग ही बंद हो रखी है। एक वैलिड एक्टिव फ़ोन नंबर से आप लोग नीट 2026 में रजिस्ट्रेशन कराओगे। एक ऐसा नंबर जहाँ पर कॉलिंग, इनकमिंग, आउटगोइंग चालू है, जहाँ पर मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं, वो एक्टिव नंबर आप लोग रजिस्ट्रेशन के दौरान यूज़ करोगे। वैलिड ईमेल आईडी। वैलिड ईमेल आईडी से मेरा मतलब है कि एक ऐसी ईमेल अकाउंट जहां पर चेक कर लेना जीमेल स्टोरेज फुल तो नहीं है कि एनटीए तुम्हें ओटीपी भेजने की ट्राई कर रहा है, कॉन्फर्मेशन पेज भेजने की ट्राई कर रहा है, लेकिन तुम्हारा जीमेल स्टोरेज फुल है जिसकी वजह से मेल्स रिसीव ही नहीं कर पा रहे हो। तो मेक श्योर जो भी आईडी तुमने रेडी रखी हुई है जिसके जरिए तुम नीट 2026 का रजिस्ट्रेशन कराओगे, चेक कर लेना वहां पर जीमेल अकाउंट में स्टोरेज तो है ना कि मेल्स रिसीव हो सके। तीसरी चीज़, तुम्हारा जो आधार कार्ड है उसको अपडेट करा लेना बच्चों। अपडेट कराने का क्या मतलब है? आपके आधार कार्ड में आपकी जो फोटो है वो रीसेंट ईयर्स की फोटो होनी चाहिए। इस साल, पिछले साल, पिछले से पिछले साल तक की चलेगी। लेकिन अगर क्लास 4th 5th 6th 7th तक की फोटो है जहां पर तुम्हारा फेस एकदम ही डिफरेंट था, जैसे अब तुम दिखते हो, छोटे बच्चे की फोटो और एट प्रेजेंट तुम जैसे दिखते हो उसमें डिफरेंस तो होगा ना मेरी जान। तो आधार कार्ड में तुम्हारे रीसेंट ईयर्स की फोटो होनी चाहिए। दूसरा, आधार कार्ड में जो आपका नाम होना चाहिए बच्चों, वो एग्जैक्टली वही होना चाहिए जो कि आपकी क्लास 10th की मार्कशीट में मेंशन्ड है। ये दोनों चीजें मैंडेटरी है। अगर इनमें से एक भी चीज गलत है या फिर अभी इंप्रूव नहीं हुई है, अपडेट नहीं हुई है, तो प्लीज अपना आधार कार्ड अपडेट करा दीजिएगा। आधार कार्ड में अपना एड्रेस भी अपडेट करवाना। एड्रेस कौन सा आएगा? आपका प्रेजेंट एड्रेस। एट प्रेजेंट आप कहाँ रह रहे हो? सपोज मैं देहरादून से हूँ लेकिन मैं कोचिंग के लिए दिल्ली गई हुई हूँ, तो मैं अपने आधार कार्ड में दिल्ली का एड्रेस नहीं लिखवाऊंगी बच्चों। दिल्ली तो मैं सिर्फ कोचिंग के लिए गई हुई हूँ ना। एट प्रेजेंट मेरी फैमिली रह तो देहरादून रही है, कोचिंग से जब छुट्टी पड़ती है तो मैं घर कहाँ आती हूँ? देहरादून में ही आती हूँ ना। तो अपने आधार कार्ड में वो प्रेजेंट एड्रेस लिखवाना जहाँ पर एट प्रेजेंट आप लोगों की फैमिली रह रही है। आप कोचिंग के लिए किसी और सिटी में गए हुए हो, वो वाला एड्रेस मत लिखवाना। जहाँ पर फैमिली रह रही है वो लिखानी है। तो 3 चीजों के साथ आप लोग फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस शुरू करोगे। पहला, एक एक्टिव मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, एक वैलिड ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए। अपने आधार कार्ड को अपडेट करा दीजिएगा विद योर रीसेंट फोटोग्राफ। आपका नाम क्लास 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए और आप लोगों का प्रेजेंट एड्रेस आपके आधार कार्ड में अपडेट होना चाहिए। अब ये है आपके 10 डॉक्यूमेंट्स जो कि फॉर्म फिलिंग के दौरान आपको जरूरत पड़ेगी। मैंने हर एक डॉक्यूमेंट्स के सामने मेंशन भी किया हुआ है कि वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट किस फॉर्मेट में होना चाहिए और किस साइज रेंज में होना चाहिए। एनटीए अगर फॉर्मेट या साइज रेंज के रिगार्डिंग कुछ भी चेंजेस करता है तो अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स की वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगी। लेकिन पिछले सालों में एनटीए ने डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स की जो साइज रेंज बताई थी उसके अकॉर्डिंग ही मैंने रेंज मेंशन करी हुई है बच्चों। अगर रेंज में कुछ चेंज भी आता है तो थोड़ा बहुत चेंज आएगा, लेकिन इसके अंडर ही तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स की रेंज रहेगी। तो इस पर्टिकुलर रेंज में तुम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी निकाल सकते हो। सबसे पहले पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, स्कैन कॉपी ऑफ योर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, यानी कि आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की सॉफ्ट कॉपी चाहिए होगी। किस रेंज में? 10 to 200 KB की वो होनी चाहिए। जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर एंड थंब इंप्रेशंस, इसका मतलब कुछ इस तरीके से आपको अपने दोनों हाथों की फोटो क्लिक करवानी है और उसको जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में सेव करवाना है विद द रेंज ऑफ 10 to 200 KB। सिग्नेचर जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट 10 to 50 KB का आपकी रेंज होनी चाहिए। पोस्टकार्ड साइज फोटोग्राफ 10 to 200 KB जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट। इन शॉर्ट, आपकी जितनी भी फोटोज हैं, पासपोर्ट साइज फोटो, पोस्ट कार्ड साइज फोटो, सिग्नेचर की फोटो, दोनों हाथों की फोटो, वो सभी फोटोज आप लोगों की जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट की होनी चाहिए। और जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं, ये सभी सर्टिफिकेट्स ये आपके पीडीएफ फॉर्मेट में होने चाहिए बच्चों। सर्टिफिकेट में सबसे पहले आता है कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आप लोग एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों को अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से हैं तो आपकी कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं होता है, लेकिन जनरल कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंडर आते हैं तो आप लोगों को कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा।
रीसेंट कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, अपडेटेड कैटेगरी सर्टिफिकेट। जितना मुझे पता है एससी और एसटी की कैटेगरी सर्टिफिकेट की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है, लाइफ टाइम की वैलिडिटी होती है। तो आप लोगों को तो अपडेट कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन ओबीसी सर्टिफिकेट और जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होता है बच्चों, वो फाइनेंशियल ईयर के साथ साथ चेंज होता है ना, तो हर साल अपडेट कराना होता है। तो तुम्हें फाइनेंशियल ईयर मार्च के बाद उसे वापस अपडेट कराना होगा। आप में से कोई बच्चा था जिसका अभी कैटेगरी सर्टिफिकेट अपडेट नहीं हो रखा था, या फिर उसने अपडेट करने के लिए दिया हुआ है और इस बीच फॉर्म रिलीज हो जाते हैं, तो आप क्या करोगे, आपने कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया होगा, आपको ऑफिस से एक रिसीट मिली होगी, उस रिसीट को आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट वाले कॉलम में अपलोड करना होगा। अगर आपके पास अपडेटेड कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है, आपने अप्लाई भी नहीं किया है अभी तक, तब तो आप पुराना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड कर लेना, लेकिन काउंसलिंग से पहले पहले तक अपडेट करा लेना कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर अप्लाई किया हुआ है तो अप्लाई करने के बाद जो रिसीट तुम्हें मिली थी उसे कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करने वाले कॉलम में अपलोड कर लेना, विद द रेंज ऑफ 50 to 300 KB PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए। क्लास 10th की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है इस फॉर्मेट में, इस रेंज में होनी चाहिए। क्लास 10th सर्टिफिकेट क्या होता है, कुछ स्टेट बोर्ड्स में क्या होता है, 10th की मार्कशीट अलग मिलती है और पासिंग सर्टिफिकेट अलग मिलता है। तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट के कॉलम में अलग अलग डॉक्यूमेंट्स तुम अपलोड करोगे, लेकिन कुछ बोर्ड्स में जैसे कि सीबीएसई में मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही होता है। तो मार्कशीट जब मांगेगा या सर्टिफिकेट जब मांगेगा, दोनों कॉलम्स में तुम लोग 10th की मार्कशीट को सबमिट कर रहे होंगे पीडीएफ फॉर्मेट में। इसके अलावा अगर कोई एनआरआई कैंडिडेट है तो उसे सिटीजनशिप सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराना पड़ेगा। पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से कोई बिलोंग करता है तो उसे पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराना पड़ेगा। इसके अलावा एक और डॉक्यूमेंट है बच्चों, एड्रेस प्रूफ। आप लोगों को अपना एड्रेस प्रूफ भी प्रोवाइड कराना है, यानी कि आप लोगों को एक प्रूफ देना पड़ेगा कि आप इंडिया के उस पर्टिकुलर स्टेट के उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में रहते हो। एड्रेस प्रूफ के लिए आप लोग आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, बैंक पासबुक, इनमें से कोई एक गवर्नमेंट इशूड आईडी कार्ड यूज कर सकते हो। तो ये 10 डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी आपको फॉर्म फिलिंग के दौरान जरूरत पड़ेगी। इनमें से 8 तो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है जो कि हर बच्चे को चाहिए होंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको नहीं चाहिए, और बाकी के जो 2 सर्टिफिकेट्स हैं, पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट अगर आप उस पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर आप एनआरआई कैंडिडेट हो तो सिटीजनशिप सर्टिफिकेट भी आप लोगों को प्रोवाइड कराना पड़ेगा। तो ये है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर नीट 2026 फॉर्म फिलिंग। फॉर्म फिलिंग के बाद आपकी नीट के एग्जाम के बाद जब काउंसलिंग प्रोसेस शुरू होगी तो उस टाइम के लिए तुम्हारे पास ये 2 सर्टिफिकेट्स भी रेडी होने चाहिए। सबसे पहले डोमिसाइल। डोमिसाइल क्या होता है बच्चों, एक प्रूफ होता है कि आप उस पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हो। देखो आप जिस स्टेट में बॉर्न हुए थे, जैसे मैं उत्तराखंड में पैदा हुई थी, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में मैं पैदा हुई थी, तो मेरे पास एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा जहां पर मेंशन किया होगा कि मैं उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुई हूँ। तो मैं कहाँ का डोमिसाइल मेरे पास है, उत्तराखंड का डोमिसाइल है मेरे पास। सपोज मैंने क्लास 11-12 दिल्ली से करी है। कुछ स्टेट्स होती हैं जो डोमिसाइल तब भी प्रोवाइड कराती है अगर किसी बच्चे ने 11-12 उस पर्टिकुलर स्टेट से करी हुई है। सपोज अगर मैंने दिल्ली से 11-12 करी हुई है तो मैं दिल्ली का डोमिसाइल भी बना सकती हूँ। कुछ स्टेट्स ऐसी होती हैं जो कहती हैं कि तुम हमारे यहाँ पैदा नहीं हुए कोई बात नहीं, लेकिन अगर लास्ट 6 years ऑफ एजुकेशन तुमने हमारे यहाँ से ली है तो भी आप लोगों को डोमिसाइल मिलेगा। सपोज क्लास 6 से लेकर 12 तक की एजुकेशन अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट से करी है, उस पर्टिकुलर स्टेट का डोमिसाइल के लिए वो एलिजिबल हो जाएगा। तो पहला, आप जहाँ पैदा हुए हैं वहां का डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो जरूर बनवाइएगा। दूसरा, अगर आपने किसी और स्टेट से क्लास 11-12 करी है तो चेक करो क्या उस पर्टिकुलर स्टेट में सिर्फ 11-12 करने वालों को भी डोमिसाइल मिलता है। अगर मिलता है तो उस पर्टिकुलर स्टेट का भी डोमिसाइल बना दीजिएगा, ताकि आप 2 स्टेट्स की स्टेट काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाओ। एक जहां आप पैदा हुए थे और दूसरा जहां से आपने स्कूलिंग करी थी। दूसरा आता है गैप ईयर सर्टिफिकेट। ये सभी ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे आपने 1 साल का ड्रॉप लिया था, 2 साल का ड्रॉप लिया था, 3 साल का ड्रॉप लिया था, कितने भी साल का ड्रॉप क्यों ना लिया हो बच्चों, आप लोगों को गैप ईयर सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। भले ही आप लोग बीएससी क्यों ना कर रहे हो, गैप लिया था आपने लेकिन पार्शियल ड्रॉप लिया था, साथ साथ बीएससी भी कर रहे थे, तो भी आप लोगों को गैप ईयर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। लेकिन इन दोनों डॉक्यूमेंट्स की जरूरत रजिस्ट्रेशन के टाइम पर नहीं है, काउंसलिंग के टाइम पर आप लोगों को जरूरत पड़ेगी। तो काउंसलिंग से पहले पहले ये दोनों डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिएगा, और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से पहले पहले ये सभी डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिएगा। इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा इन तीनों चीजों का भी ध्यान रखिएगा। तो आई होप अब आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता चल गया होगा। नीट 2026 के फॉर्म जैसे रिलीज होते हैं आप लोगों तक अपडेटेड वीडियो में पहुंचा दूंगी बच्चों। इसके अलावा मेरे बच्चे, अगर तुम्हें बायोलॉजी पढ़ने में दिक्कत आ रही है, बायोलॉजी के किसी भी चैप्टर के किसी भी टॉपिक में दिक्कत आ रही है, तो मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना। मैंने आप लोगों के लिए बायोलॉजी के चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट अपलोड करी हुई है। हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक, एनसीईआरटी के हर इंपॉर्टेंट लाइन से रिलेटेड शॉर्ट्स की फॉर्म में मैंने टॉपिक आप लोगों को समझाया हुआ है। कोई भी एक चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन करके देखो, आई एम श्योर तुम्हें उस पर्टिकुलर चैप्टर के सारे
सारे टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। क्लास 12 की जो जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन यूनिट है ना, उसकी तो डिटेल एक्सप्लेनेटरी वीडियो की भी मैंने प्लेलिस्ट अपलोड करी हुई है। तो डीएनए रेप्लिकेशन, लैकोपेरॉन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, हर एक टॉपिक की डिटेल एक्सप्लेनेटरी वीडियो देखनी है तो क्लास 12 जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन डिटेल एक्सप्लेनेटरी वीडियोस वाली प्लेलिस्ट देखिएगा। और जो जेनेटिक्स यूनिट है उसके तीनों चैप्टर की शॉर्ट्स की प्लेलिस्ट भी मैंने अपलोड करी हुई है, वो भी चेक कर सकते हो। एनसीईआरटी बेस्ड खूब सारे बायोलॉजी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन से भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिएगा बच्चों। इस महीने मैं आप लोगों को क्लास 11 कंप्लीट सिलेबस रैंडमली किसी भी चैप्टर से एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस पूछूंगी। चेक करो तुम्हारा क्लास 11 का बायोलॉजी का सिलेबस कितने अच्छे से प्रिपेयर्ड है। अगर तुम्हें वीडियोस के फॉर्म में एनसीईआरटी बायोलॉजी के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं तो मेरी यूट्यूब चैनल बायोलॉजी शॉर्ट्स को भी जरूर ज्वाइन करिएगा। यहाँ पर मैंने चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट अपलोड करी हुई है जहाँ पर मैंने आपको बायोलॉजी के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए हुए हैं। तो क्विज के फॉर्म में मैं आप लोगों को क्वेश्चंस पूछूंगी, आप चाहें तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए मेरे इस चैनल से भी जुड़ सकते हैं। नीट 2026 के फॉर्म जैसे ही रिलीज होते हैं आप लोगों के लिए अपडेट वीडियो में अपलोड करूंगी और फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस भी आप लोगों को समझाऊंगी बच्चों। स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।